मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अभी तक हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन पढ़ा है। अब हम लोग इसकी मैनेजमेंट देखेंगे। जब भी एक मायोकार्डियल इन्फाक्शन का पेशेंट प्रेजेंट करता है तो इमीडिएट एक इमीडिएट मैनेजमेंट होती है, ठीक है, जो फ़ौरन हम लोग मैनेज करते हैं पेशेंट को। और दूसरी मैनेजमेंट होती है लेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इमीडिएट मैनेजमेंट, इसमें डिफरेंट ड्रग्स आती हैं। इमीडिएट मैनेजमेंट की ये एक समरी है, एक शॉर्ट समरी है। इसके बाद हम हर ड्रग को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एनाल्जेसिक्स देते हैं। एनाल्जेसिक्स बेसिकली पेन को रिलीव करती हैं। जब भी एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फाक्शन तो उसके अंदर चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन, यानी कि जब पेन होता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ख़ास तौर पे वो पेशेंट ज़्यादा परेशान होते हैं जिन्होंने अपने किसी क्लोज़ रिलेटिव की डेथ को देखा हो। मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक की वजह से अगर कोई उनके क्लोज़ रिलेटिव की डेथ हुई है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर, एग्ज़ाइटी होती है। तो उसकी वजह से भी उनके अंदर बहुत सी साइन सिम्टम्स आती हैं। तो सबसे पहले तो हम उनकी पेन को रिलीव करते हैं। उसके बाद उनको एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स देते हैं। एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स मीन के जो थ्रोम्बस को बनने नहीं देती, थ्रोम्बस के बनने के अमल को रोक देती हैं, प्रोसीजर को, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैनेजमेंट के अंदर हम दो तरह की ड्रग्स पढ़ेंगे। एक होती है एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स, दूसरी होती है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, ठीक है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट ड्रग्स हैं, इनको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बस बनने नहीं देती, और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स वो होती हैं जो बने हुए थ्रोम्बस को तोड़ देती हैं, ठीक है। तो अब तीन तरह की एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स होती हैं। एंटी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के अगेंस्ट एडीपी ब्लॉकर्स। एडीपी बेसिकली एक प्लेटलेट्स के एगोनिस्ट हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, उनकी शेप चेंज करते हैं और उनको आपस में एग्रीगेट करवाते हैं ताकि थ्रोम्बस बन सके। तो हम यहाँ पे एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स मीन एडीपी ब्लॉकर्स देते हैं ताकि प्लेटलेट्स की शेप चेंज भी ना हो और वो एग्रीगेट भी ना हो। देन हम लोग एंटी कोएगुलेंट्स देते हैं। एंटी कोएगुलेंट्स जो होते हैं ये कोएगुलेशन कैस्केड्स जो होती हैं जिसकी वजह से क्लॉट बनता है, ये उनको रोकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग थ्रोम्बस के बनने के प्रोसेस को रोकते हैं। उसके बाद जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए एंटी एंजाइनल ड्रग्स भी देते हैं, नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अगर ये सारे प्रोसीजर्स फेल हो जाएं उसके बाद हम लोग फाइनली रीपरफ्यूजन थेरेपी देते हैं। रीपरफ्यूजन थेरेपी दो तरह की होती है। सबसे पहले तो हम पीसीआई करते हैं, मींस कि एंजियोप्लास्टी करते हैं। उसका दूसरा नाम है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, इसको हम लोग एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग स्टेंट डालते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टेंट डालेंगे। स्टेंट डालेंगे हम लोग अगर एक पेशेंट 2 आवर्स से पहले प्रेजेंट किया है इमरजेंसी में, तो उस वक्त हम लोग उसके अंदर स्टेंट डालेंगे, पीसीआई प्रोसीजर करेंगे। बट अगर एक पेशेंट 2 आवर्स के बाद प्रेजेंट किया है उसने इन सिम्टम्स के साथ मायोकार्डियल इन्फाक्शन की, तो फिर हम उनके अंदर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। तो अगर इमीडिएटली करना हो तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। अगर लेट हो जाए तो फिर हम लोग मेडिकेशन देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट की एक शॉर्ट समरी थी कि हम लोग एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी एंजाइनल और रीपरफ्यूजन थेरेपी। सब ए से स्टार्ट होते हैं, एनाल्जेसिक्स, एंटी थ्रोम्बोटिक एंड एंटी एंजाइनल, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन सब की डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देते हैं एनाल्जेसिक्स। दो तरह के एनाल्जेसिक्स हम देते हैं, ओपिएट्स जिनके अंदर मॉर्फिन आ जाता है, ठीक है। मॉर्फिन देते हैं हम आईवी लाइन के थ्रू, ठीक है। आईवी मॉर्फिन देते हैं और एंटी एमेटिक्स देते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से एनाल्जेसिक्स हैं, और अगर बुक के अंदर देखें तो कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। वो क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि जब हम लोग एनाल्जेसिक्स देते हैं तो ब्लड प्रेशर कम होता है, रेजिस्टेंस कम होती है, इन्फाक्ट साइज़ कम होता है, ठीक है। अब इन सब का इस एनाल्जेसिक्स से क्या ताल्लुक़ है। एनाल्जेसिक्स तो सिंपल पेन को रिलीव करते हैं। अब देखें जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उन पेशेंट्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उस पेन की वजह से एग्ज़ाइटी, फ़ियर, उन पेशेंट्स के अंदर डर बहुत ज़्यादा होता है। उस डर की वजह से एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है
और वो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। और जब ब्लड प्रेशर और रेजिस्टेंस किसी भी ये वेसल है इसके अंदर जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आगे ब्लड कम जाएगा। जब आगे ब्लड कम जाएगा तो इन्फार्क्ट वाले एरिया का साइज़ मज़ीद बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्फार्क्ट वाले एरिया का साइज़ बढ़ जाएगा। इसलिए एनाल्जेसिक्स हम लोग देते हैं ताकि पेन रिलीव हो, एडिनर्जिक स्टिमुलेशन कम हो, ऑटोमेटिकली फिर ब्लड प्रेशर, रेजिस्टेंस और इन्फार्क्ट साइज़ कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी। इसमें एंटी प्लेटलेट्स देते हैं। सबसे पहले एंटी प्लेटलेट्स हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ एस्पिरिन। ठीक है, तो स्टार्ट में हम लोग एस्पिरिन की डोज देते हैं 300 मिलीग्राम। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मीन कि इमीडिएटली जो हम लोग एस्पिरिन की डोज देते हैं दैट इज़ 300 मिलीग्राम। उसके बाद जो हम लोग देते हैं वो 75 मिलीग्राम देते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी में देते हैं। एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर्स के अंदर क्लोपिडोग्रेल आता है। ठीक है, क्लोपिडोग्रेल ये एक ड्रग है। इस सबसे पहली जो फर्स्ट डोज हम इसकी देते हैं वो 600 मिलीग्राम। फिर उसके बाद 1 वीक के लिए हम 150 मिलीग्राम देते हैं। और उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट ऑनवर्ड 75 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल की डोज़ देते हैं। ठीक है, अब क्लोपिडोग्रेल अगर ना दे सकें तो इसका एक ऑल्टरनेटिव एक ड्रग होती है दैट इज़ टिकेग्रेलर। ठीक है, टिकेग्रेलर ये एक ऑल्टरनेटिव ड्रग है टू क्लोपिडोग्रेल। अगर हम ये ना दे सकें तो फिर हम लोग ये एक ऑल्टरनेटिव ड्रग देते हैं। इसके अलावा थर्ड एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी में आती है एंटी कोएगुलेशन थेरेपी। एंटी कोएगुलेशन थेरेपी हमारे पास होती है हेपरिन। ठीक है, हेपरिन जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी है जो कि थ्रोम्बस बनने नहीं देती। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती हैं एंटी एंजाइनल थेरेपी, नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स। नाइट्रेट्स जो हैं ये वेसल्स को डायलेट करते हैं, दोनों आर्टरीज़ को भी डायलेट करते हैं और वेन्स को भी डायलेट करते हैं। और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये हार्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने नाइट्रेट्स यानी कि इनको वेसल्स को डायलेट करना है। वेसल्स को डायलेट हम करेंगे ताकि ब्लड आगे सप्लाई हो सके। और बीटा ब्लॉकर्स यानी कि हार्ट की एक्टिविटी को कम करेंगे ताकि उसकी डिमांड कम हो जाए। तो अगर कम भी ब्लड सप्लाई हो तो उसमें इन्फार्क्ट के साइज़ मज़ीद बढ़े नहीं। ठीक है, अगर ये तीनों थेरेपीज़ फेल हो जाएं फिर हम लोग करते हैं रीपरफ्यूजन थेरेपी। रीपरफ्यूजन थेरेपी हम लोग करते हैं स्टेमी दैट इज़ एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में। दो तरह की होती है, एक होती है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। अगर पेशेंट फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर प्रेजेंट किया है तो फिर हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 12 आवर्स के बाद प्रेजेंट किया है तो फिर हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देते हैं। एंजियोप्लास्टी जब हम करते हैं तो उसके साथ हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी देते हैं। ठीक है, एंजियोप्लास्टी के अंदर ये वाली हम ड्रग ज़रूर देते हैं। और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हम लोग कौन कौन से यूज़ करते हैं दैट इज़ एल्टीप्लेस ड्रग यूज़ करते हैं। और अगर ये इसका ऑल्टरनेटिव अगर देना हो तो स्ट्रेप्टोकाइनेज ड्रग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हैं जो कि थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करती हैं। इमीडिएट मैनेजमेंट तो फ़ौरन जो करते हैं जब हार्ट अटैक के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। बट लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के अंदर हम लोग लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। ठीक है, स्मोकिंग को रोकना है, एक्सरसाइज करनी है, पेशेंट को वेट कम करना है, ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है। ड्रग्स देनी है एंटी प्लेटलेट और एडीपी ब्लॉकर्स। ठीक है, वही जो पहले दी थी, साथ में बीटा ब्लॉकर्स देने, नाइट्रेट्स देने और स्टेटिन बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। और एसी इनहिबिटर्स देने, ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये रीमॉडलिंग करते हैं। ठीक है, रीमॉडलिंग को, जो हार्ट की रीमॉडलिंग हो रही होती है ड्यूरिंग इन्फार्क्शन, उसको कम करते हैं। हार्ट फेलियर को रोकते हैं, रिकरेंट एमआई को कम करते हैं। तो इन एसी रिसेप्टर इनहिबिटर्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के अंदर ये भी देते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली जब ये सारी थेरेपीज़ जो है वो फेल हो जाएं तो फिर हम लोग डिफिब्रिलेटर्स देते हैं जाके सडन कार्डियक डेथ को कंट्रोल किया जा सके। अब ये सारे को समराइज़ हमने किया है कि इमरजेंसी में हम लोग मॉर्फिन देते हैं विच इज़ एनाल्जेसिक।
ऑक्सीजन देते हैं, नाइट्रेट्स देते हैं विच इज़ एंटी एंजाइनल ड्रग, और एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल ये एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, तो जब हम लोग मैनेजमेंट लिखते हैं तो हम लोग ये जो मैंने आपको मेन इनके ग्रुप्स बताए हैं, एनाल्जेसिक, एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी एंजाइनल, ये तो मेन ग्रुप्स हैं। अब इनके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हम लोग मैनेजमेंट के अंदर लिखते हैं। तो हम लोग मॉर्फिन ज़रूर देते हैं, ठीक है, ताकि पेन रिलीव हो। एंटी थ्रोम्बोटिक देते हैं ताकि थ्रोम्बस ना बने, और एंटी एंजाइनल देते हैं, यूजुअली नाइट्रेट्स देते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जो है वो उनकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं, तो नाइट्रेट्स हम लोग जो है वो फर्स्ट लाइन पे रखते हैं। और अगर ये सारे फेल हो जाएं तो फिर हम लोग रीपरफ्यूजन थेरेपी की तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीसीआई करते हैं, और इसके साथ हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं। अदरवाइज़ अगर 12 आवर्स के बाद पेशेंट प्रेजेंट करें तो हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है।